Hello everyone, welcome to Education Community. I hope that you are doing fine and happy. Let's start current affairs discussion. साथियों, एजुकेशन कम्युनिटी में आपका स्वागत है। चलिए हम अपने करंट अफेयर्स जो है इकोनॉमी 365 विजन आई के अकॉर्डिंग जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर वो मैरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण से संबंधित है। देखिए, ये जो है ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में क्यों आया हुआ है, 1972 में इसको बनाया गया था। हाल ही में 2022 में इसके 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। उसी संदर्भ में ये न्यूज़ में आया हुआ है। तो अगर जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको एक्सपोर्ट करने के लिए एपीडा है, इसी तरीके से मैरीन जो इकोसिस्टम है उनके उत्पादों को निर्यात करने के लिए जो प्राधिकरण है वो एम्पीडा है। इसकी स्थापना 1972 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा की गई थी और इसका प्रमुख उद्देश्य ही है भाई कि समुद्री उत्पादों को समुद्री जो उत्पाद हैं उनके निर्यात को प्रोत्साहन देना है। इसके साथ ही साथियों, जो 1961 में समुद्री उत्पाद निर्यात संवर्धन काउंसिल बनाई गई थी उसका इसमें विलय कर दिया गया था। फिर इसके पास क्या है, विनियामकीय शक्तियां भी हैं, रेगुलेटरी पावर भी हैं। जो समुद्री उत्पादों का निर्यात किया जाता है या उस तरीके से जो समुद्री उत्पादों के उत्पादन को या प्रोडक्शन को और साथ ही साथ उसके समुद्री उत्पाद इकोसिस्टम के डेवलपमेंट के लिए, एक्सपोर्ट के लिए एक सस्टेनेबल जो है इकोसिस्टम कैसे बनाया जाए वो भी इसका काम है। एक और जानकारी साथियों, यहाँ पे क्या है, जो भारत का मत्स्य उत्पादन है उसका विश्व में दूसरा स्थान है। तो ये जानकारी आप ध्यान में रखिएगा। बाकी इसमें जो कार्य और दायित्वों की बात करी है वो जनरल किस्म के पॉइंट है, रेगुलेट करना है। अगर कोई समुद्री खास प्रसंस्करण इकाइयाँ हैं, यूनिट्स हैं, तो उनको पंजीकरण करने का काम भी इसको दिया गया है। फिर हमने निर्यातों की बात यहाँ पे कर ली है। निर्यात के लिए जो भी अवरोध हैं उनको खत्म करने का काम करना है, तो वो भी इसका काम है। फिर बाजार संबंधी गतिविधियों जैसे कि उपभोक्ता विक्रेता की मीटिंग वगैरह करवानी है या और भी इस क्षेत्र में जो भी बेहतरी के लिए काम किए सकते हैं वो इस बॉडी के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके साथ ही साथियों, राजीव गांधी सेंटर फॉर जो एग्रोकल्चर है, आरजीसी, उसके माध्यम से क्या है, जलीय कृषि की वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए एक अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने का काम भी जो है इस संस्था जो या इस बॉडी के द्वारा किया जाता है। फिर इसमें क्या है कि जो कुछ संस्थानों के माध्यम से जो है जो मत्स्य उत्पादन जो क्षेत्र है, समुद्री मत्स्य उत्पादन, उसको प्रोत्साहित करने के लिए इसमें दो संस्थानों का जिक्र किया गया है। एक संधारणीय जलीय कृषि के लिए राष्ट्रीय केंद्र नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर और दूसरा है मत्स्य गुणवत्ता प्रबंधन और संधारणीय मत्स्य पालन के लिए नेटवर्क। इसके माध्यम से जो है ये इस क्षेत्र में प्रोत्साहन के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम करता है। फिर यूरोपियन यूनियन की एक योजना है राष्ट्रीय अवशेष नियंत्रण योजना, नेशनल रेसिड्यू कंट्रोल प्लान। इसके माध्यम से क्या है, जो जीवाणु रोधी और पशु चिकित्सा औषधीय उत्पादों और पर्यावरण संदूषकों जैसे पदार्थों के अवशेषों की निगरानी करना है कि कहीं वो इसमें शामिल तो नहीं है, इसमें ज़्यादा तो नहीं है। तो उसके लिए भी भारत में जो क्रियान्वयन एजेंसी है वो एम्पीडा है। वर्ष 2004 से इसको ये क्रियान्वित करने का काम कर रहा है। फिर इसके बाद हमारे सामने जो नेक्स्ट न्यूज़ आइटम आ जाता है साथियों, वो एफडीआई के बारे में है। देखिए, एफडीआई और एफआईआई के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल से कवर कर दिया है। तो हमारा जो मंथली वीडियो है उसमें 2 वीडियो ही हैं, तो आप उनको देख लीजिए तो वहाँ से कवर हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है यहाँ पर जो बताई गई है वो मैं आपको बता दूँ। हमने वहाँ पर देखा था कि 9 जो एफडीआई के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र है उसमें लॉटरी शामिल है, गैम्बलिंग शामिल है, चिटफंड शामिल है, निधि कंपनियां हैं वो शामिल हैं। निधि कंपनियां के बारे में भी हमने एक आर्टिकल कवर किया, तो वहाँ आप विस्तार से इसके बारे में देख सकते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर है। फिर कृषि क्षेत्र से संबंधित कुछ भाग शामिल हैं। मल्टी ब्रांड रिटेल कारोबार, यानी कि जो एक ही, जैसे कि एक प्रकार से हम कोई मॉल वगैरह है वहाँ मल्टी ब्रांड प्रोडक्ट बेच रहे हैं एक ही स्टॉल से या एक ही जो बड़े शोरूम से, उस पर प्रतिबंध है एफडीआई। फिर ऐसे क्षेत्र जो निजी क्षेत्र के लिए खुले नहीं हैं, जैसे कि परमाणु ऊर्जा वगैरह है या और भी संवेदनशील जो क्षेत्र हों जो प्रतिबंधित हैं, उसके लिए जो है एफडीआई प्रतिबंधित है। और तंबाकू या उससे संबंधित उत्पादों के विनिर्माण के लिए भी एफडीआई को जो है प्रतिबंधित किया गया है। फिर यहाँ से आगे बढ़ जाएं साथियों, तो ये चीज़ें हमने सब बाकी कवर कर लिया है। यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि एफडीआई के सकारात्मक प्रभाव और एफडीआई से लाभ के बारे में बात करें तो भाई सकारात्मक प्रभाव क्या है, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस माहौल यहाँ पे बन जाता है। फिर स्थानीय आबादी में कौशल और सस्ता श्रम वगैरह है। तो जनरल किस्म के पॉइंट है वो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा इनको। हम नेक्स्ट न्यूज़ आइटम देखते हैं इसके लाभ के बारे में। हालांकि क्या है कि कुछ जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा बन जाता है, इसलिए आप इनको देख लीजिएगा।
इसके बाद क्या है साथियों, यहाँ पर कुछ और पहले हैं विदेशी निवेश से संबंधित कुछ और घटनाक्रम को लेकर, जो अन्य जो पहले हैं या कुछ संस्थान हैं उनके बारे में बताया गया है। तो एक इंस्टीट्यूट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल, सॉरी इंस्टीट्यूट नहीं, ये एक पोर्टल है। तो इसमें क्या है, इसके पहले जो एक बोर्ड हुआ करता था विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड हुआ था, उसको खत्म करके भारत सरकार ने एक ये जो विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल है इसको बना दिया था। हाल ही में इसने 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं, इसलिए इसके बारे में न्यूज़ आया है। FIB को 2017 में बंद कर दिया गया था। और ये जो नया पोर्टल है ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी कि DPIIT के अंतर्गत प्रशासित किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटेड किया जाता है। तो ये जानकारी हो गई। इसके माध्यम से क्या है, आवेदनों को सिंगल विंडो स्वीकृति प्रदान करी जाती है, तो ये वाली जानकारी हो गई। फिर यहाँ पर साथियों कुछ रूल्स की बात करी गई है कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट अमेंडेड रूल्स, यानी कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन गैर ऋण लिखित संशोधन नियमों को लेकर आया गया है। इसके माध्यम से क्या है, जैसे कि जीवन बीमा निगम LIC है और ऐसे अन्य जो कॉरपोरेट निकायों में उसमें 20% तक विदेशी निवेश की अनुमति ये नियम जो है प्रदान करते हैं। और इसके माध्यम से क्या है, वर्तमान में क्या है, सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए विदेशी निवेश की सीमा 20% रखी गई है। फिर जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फीमा जो कि 1999 में लाया गया था का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो वित्त मंत्रालय के अधीन रखा गया है। वित्त मंत्रालय उसका इम्प्लीमेंटेशन देखता है फीमा एक्ट का। और ये जो अधिनियम है ये विदेशी व्यापार एवं भुगतान की सुविधा जो है और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के प्रबंधन के लिए संबंधित जो भी कानून है उसको एक प्रकार से समेकित करता है, इंटीग्रेट करता है। पहले इसकी जगह पे एक फैरा अधिनियम हुआ करता था, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, उसको प्रतिस्थापित करके फीमा लाया गया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसका विस्तार जो है भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र पर है। फिर नेक्स्ट जो हम यहाँ पर हमारे सामने जो न्यूज़ है वो अंकटाड के बारे में है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। तो अंकटाड की एक रिपोर्ट आती है विश्व निवेश रिपोर्ट, और अंकटाड जो है एक और रिपोर्ट आती है व्यापार एंड विकास रिपोर्ट, यानी कि ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ये जो रिपोर्ट्स हैं अंकटाड के द्वारा आती हैं, इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। तो ये जो विश्व निवेश रिपोर्ट है ये 2021 में शीर्ष प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्तकर्ताओं के स्थान में भारत को 7वें स्थान पर पहुंच गया है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट हमको ये बताती है कि भारत जो है FDI में जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसमें 7 नंबर पर पहुंच गया है। फिर यहाँ पर बताया गया कि भाई संयुक्त राज्य जो अमेरिका है वो पहले नंबर पर है, $367 बिलियन के को इतनी FDI वहाँ पे आ रही है। और फिर जो शीर्ष स्थान पे बना हुआ है इसके बाद चीन और हांगकांग का नंबर है और भारत का नंबर 7वां है। अंकटाड की बात करें तो ये इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसको स्थापित किया गया था और ये एक स्थायी प्रकृति का अंतर सरकारी निकाय है। वर्तमान में इसके मेंबर 195 हैं, कितने मेंबर हैं याद नहीं रखना है लेकिन ऑलमोस्ट 190 प्लस हैं, ये जरूर होना चाहिए। इसको 1964 में बनाया गया है, यानी कि जब UN बना था तब नहीं बनाया गया है ये। इसकी जो इंपॉर्टेंट 2 रिपोर्ट की हमने बात कर ली, एक विश्व निवेश रिपोर्ट ये काम की चीज़ हो गई और व्यापार और विकास रिपोर्ट ये काम की चीज़ हो गई। फिर अंकटाड के द्वारा कुछ और प्रकाशित रिपोर्ट के बारे में बात करें तो ये 2 हमने बात करी, डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट है और प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट है। एंड करके जो है यहाँ पर व्यापार और विकास रिपोर्ट बन जाती है, प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट बन जाती है। और 2 जो है प्लान मतलब जिसमें और नहीं लगा है वो विश्व निवेश रिपोर्ट और डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट, ये हो गई। 4 रिपोर्टें ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पे साथियों क्या है कि विनिमय दर में उतार चढ़ाव, इंडियन जो रुपी है और डॉलर के कंपेरिजन उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ रहा है। तो इसके बारे में न्यूज़ यहाँ पे आया हुआ है। तो है क्या कि भारत सरकार RBI ने जो है ऋण बाजार में विदेशी निवेश, बाह्य वाणिज्यिक उधारजारी, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग और NRI से संबंधित जो जमा है उन मानदंडों में ढील दी है। और इसका उद्देश्य क्या है, भारतीय रुपए में गिरावट को रोकना और विदेशी जो मुद्रा है उसके अंतर्वाह को बढ़ाना। ये उस उद्देश्य से विदेशी निवेश, बाह्य वाणिज्यिक उधारी और NRI जमा को कुछ के जमा के लिए जो मानदंड है उसमें कुछ ढिलाई दी गई है। अब हम एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग की बात करें तो यह जो है अनिवासी उधारकर्ताओं द्वारा प्राप्त वाणिज्यिक ऋणों को संदर्भित करता है, जो हम फॉरेन से पैसा लेते हैं। ज़्यादातर जो कॉर्पोरेट कंपनियां हैं वो जो पैसा लेती हैं इंडिया के बाहर से, वो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग में आ जाता है। फिर आगे देखें कि भाई एक्सचेंज रेट को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण हैं उनके बारे में हम देखें, और भारत में हाल ही में ऐसे कौन से कारक रहे जिसने इनको प्रभावित किया है तो उसके बारे में देखें। फिर इसके कारण और प्रभाव के बारे में हम देखेंगे। देखिए ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के तौर पे यहाँ पे आ सकता है। अगर हम जो हमारा विनिमय दर होती है
सिंपली मतलब कि $1 बराबर मान के चलिए आज के रेट में अगर 80 रुपये है या कुछ ज़्यादा है, तो ये जो दर है, ये परिवर्तन जो होता रहता है वो विनिमय दर कहलाई जाती है। तो इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण हैं जो इस दर को प्रभावित करते हैं, तो वो ब्याज दर आ जाता है। उदाहरण के लिए उच्च ब्याज दर जो होती है विदेशी निवेशकों को आकर्षित कर सकती है अगर हम ब्याज दर उच्च रखते हैं तो। फिर यहाँ पे क्या है, जो महंगाई दर है उसको क्या है, अगर उच्च यहाँ पे इन्फ्लेशन है तो वो विदेशी निवेशकों की रुचि को कम कर सकती है। राजनीतिक स्थिरता, किसी भी देश की विनिमय दर जो है वहाँ की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर भी आधारित होती है, तो ये निवेशकों के बीच एक सुरक्षा की भावना को बढ़ाती है। अब पाकिस्तान में आज के टाइम पे कौन पैसा जाके इन्वेस्ट करना चाहेगा? भाई कोई संकट ही खड़ा है कि भाई हम वहाँ पर दफ्तर लगाएंगे, हो सकता है दफ्तर की टेबल ही चोरी हो जाए, तो ये सिचुएशन में कौन इन्वेस्ट करना चाहेगा? ऐसी सिचुएशन में अगर उनको भारत और इंडिया भारत और पाकिस्तान 2 विकल्प होंगे तो भारत में आना चाहेंगे। फिर सरकारी ऋण है, अगर सरकारी ऋण इतना ज़्यादा है कि उनके पास चुकाने के लिए पैसा लेना पड़ रहा, हाल ही में जैसे श्रीलंका है, पाकिस्तान ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं, तो वहाँ पे कौन निवेश करना चाहे? उनका विनिमय दर जो है फिर कमज़ोर हो जाएगा, और पाकिस्तानी रुपया के मामले में भी देखा जा रहा। फिर निर्यात और आयात है, अगर आपका निर्यात की अपेक्षा आयात अधिक है तो भी आपका विनिमय दर कमज़ोर होगा, ऐसा हम भारत के संदर्भ में देख सकते हैं, क्योंकि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट वो काफ़ी ज़्यादा होता है। देखिए अब जो भी हम मीनिंग जो भी हमारे कीवर्ड्स आते हैं उसके बारे में मैं डिटेल से नहीं बताऊंगा। स्टार्टिंग के वीडियोस में हमें काफ़ी बता रहे थे ताकि बार बार आपको कन्फ्यूजन ना हो। अगर आपको तब भी डाउट आता है तो आप पहले के जाके वीडियोस देखेंगे तो वो बराबर से क्लियर रहेगा। फिर यहाँ पे कुछ असमंजस का दौर हो, अटकलबाजी, तो उसका भी जो है विनिमय दर में अंतर फर्क पड़ता है। फिर आर्थिक माहौल कैसा है कि भाई उस देश की इकोनॉमी के बारे में आर्थिक कोई मंदी जैसी घटना तो नहीं है। अगर ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पे मंदी वगैरह आ सकती है, रिसेशन आ सकता है, तो वहाँ पे विनिमय दर कमज़ोर हो सकती है। फिर अन्य महत्वपूर्ण कारकों जैसे कि उच्च स्थिरता की स्थिति में मुद्रा की मांग बढ़ जाती है, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। जैसे अगर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, एक अनुकूल वातावरण है, तो फिर क्या है उस देश की मनी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो ऐसे में क्या है, ये रुपया, मान लो भारत में अगर ये चीज़ें हैं तो भारत का रुपया स्ट्रांग होना चालू हो जाएगा, तो ये भी विनिमय दर को प्रभावित करने वाले कारण हैं। फिर यहाँ पर जो जानकारी दी गई है विनिमय दर का मतलब क्या है, तो भाई एक देश की मुद्रा है उसको अगर किसी और दूसरे देश की मुद्रा में जो बदला है, मतलब एक मुद्रा का दूसरे मुद्रा से जो हम लेन देन में उपयोग करते हैं, बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं, तो उसको विनिमय दर कहा जाता है कहीं कहीं पर। और ये जो विनिमय दर होती है उसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होती है स्थिर विनिमय दर और दूसरी होती है अस्थायी या फ्लोटिंग विनिमय दर। स्थिर क्या होता है कि जो केंद्रीय बैंक होता है किसी भी राष्ट्र का, वो निर्धारित कर लेता है कि भाई $1 बराबर हम 20 रुपये 50 रुपये ऐसा कुछ करते हैं। जैसे कि अभी फिलहाल में जो गल्फ कंट्रीज़ हैं वो अभी भी जो है स्थिर विनिमय दर के हिसाब से चलते हैं। और जो अस्थायी होती है वो क्या है, मांग और आपूर्ति पर निर्भर करती है। अब ये गल्फ वाले इसलिए ऐसा कर लेते हैं क्योंकि उनके पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के तौर पर पर्याप्त मात्रा पर डॉलर आते हैं, तो उनको कोई इशू नहीं है। इसके बाद क्या है, ये जो लचीली व्यवस्था होती है इसमें क्या है, ये डिफरेंट कारकों पर डिपेंड करती है कि भाई मार्केट की क्या सिचुएशन है, सप्लाई एंड डिमांड वगैरह क्या है, ये सब चीज़ें। इसके बाद क्या है, भारत में जो सिस्टम रहा है, तो भारत पहले क्या है, भारत में भी हमारे यहाँ पर स्थायी विनिमय दर रही है। फिर उसके बाद क्या है, वर्ल्ड में भी जो है ब्रेटन वुड्स सिस्टम के अनुरूप जो है हमारे यहाँ पर स्थिर विनिमय दर रही है। फिर मार्च 1993 से हमने क्या है, ये फ्लोटिंग रेट को अपना लिया है। तो अब ये बाजार संबंधी कारणों पे ये डिपेंड करता है। हालांकि क्या है, समय अगर पड़ता है तो इसको क्या है कि फ्लोटिंग मैनेज बोल दिया जाता है एक प्रकार से, कि जो फ्लोटिंग तो है लेकिन क्या है कि आरबीआई कई बार उसमें हस्तक्षेप भी करता है हमारे यहाँ पर। तो आरबीआई हो केंद्र सरकार का भारतीय विदेशी मुद्रा बाजार में सीमित हस्तक्षेप भी अब जो है रह गया है, हालांकि वो समय समय पर किया भी जाता है। उसके बाद क्या है कि अगर देखिए बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हो रहा तो आरबीआई फिर क्या करती है कि डॉलर वगैरह मार्केट में सप्लाई बढ़ा सकती है, डॉलर वगैरह अपना बेच सकती है, या एक्स्ट्रा डॉलर है तो उसको खरीद सकती है। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली और सीमित हस्तक्षेप होता है। फिर कारण की बात करें कि हाल ही में भारतीय रुपए में गिरावट क्यों हुई है और उससे क्या कारण हमको देखने को मिल रहे हैं, कारण उसके जो रुपए की गिरावट हुई उसके पीछे कौन से कारण हैं और उसके पीछे उसके बाद का उसका प्रभाव क्या है। तो कारण की अगर हम बात करें तो देखिए कच्चे तेल एवं अन्य वस्तुएं हैं जैसे खाद्य तेल, इनके दामों में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई, तो हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो काफ़ी बढ़ गया है। तो इसकी वजह से क्या है कि हमको ज़्यादा रुपए देना पड़ रहा है, इसकी वजह से गिरावट है। फिर क्या है कि यूएस में या दूसरी अन्य जो कंट्री हैं वहाँ पर मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए क्या है, टाइट मनी पॉलिसी अपनाई जा रही है, एक प्रकार से कठोर मौद्रिक नीति अपनाई जा रही है। उसकी वजह से रुपए की अपेक्षा में, जैसे हम डॉलर की ही ले लें तो फेडरल रिजर्व जो है वो कठोर मौद्रिक नीति अपना रहा है, यानी कि वहाँ से जो निवेशक हैं, जो यूएस के सिटीजन, उनको जो है डॉलर जो है अब महंगी दरों पर मिल रहा है, उसकी वजह से वो, और डॉलर की सप्लाई कम हो रही, तो उसकी वजह से, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ऐसा किया जा रहा, उसकी वजह से रुपए के सामने जो है डॉलर कम हो रहे हैं, इसलिए रुपए में गिरावट हो रही है।
फिर क्या है, एफपीआई के द्वारा अगर लगातार पूंजी बाहर किया जाए। हमने एफडीआई और एफपीआई के बारे में पहले से पढ़ लिया है। तो एफपीआई अगर अपना पैसा शेयर मार्केट से अगर यहाँ से इन्वेस्ट जो पैसा किया हो वो अगर निकाल रहे हैं, तो इसकी वजह से डॉलर की जो है सप्लाई हमारे मार्केट से कम हो रही है, इसकी वजह से रुपए में गिरावट हो रही है। फिर घरेलू कारक भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर करंट अकाउंट डेफिसिट है वो अगर हमारे ज़्यादा है, ठीक है, और मुद्रास्फीति अगर वो भी हमारे यहाँ पर ज़्यादा है, तो इसकी वजह से भी जो है हमको भारतीय रुपये में गिरावट होती है। फिर यहाँ पर प्रभाव के तौर पर अगर हम बात करें तो देखिए, भारत जो है एक आयातक देश है। हम ज़्यादातर चीज़ों एक्सपोर्ट, हमारा जो एक्सपोर्ट होता है उसकी अपेक्षा इंपोर्ट ज़्यादा है। तो इसकी वजह से क्या है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें असंतुलन पैदा होता है। करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है और भुगतान एंड एवं जो संतुलन है, सॉरी, जो पेमेंट एंड जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है, भुगतान संतुलन है, उसमें वृद्धि, उसमें जो है असंतुलन पैदा होता है। इसके अलावा क्या है कि जो भी हम उपकरण खरीदते हैं उनकी लागत भी बढ़ जाती है। फिर इसकी वजह से क्या है, जैसे कि आयात की जाने वाली जो वस्तुएं हैं, जैसे कि अगर हम महंगी वस्तुएं, कोयला है, कच्चा तेल है, खाद्य तेल है आदि, अगर जो हम ज़्यादा महंगी चीज़ों में आयात कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर मुद्रास्फीति भी ज़्यादा हो सकती है। और वही एक कारण है कि जो वैश्विक मुद्रास्फीति है उसका प्रभाव अलग अलग राष्ट्रों में भी देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पे आयात कवर में गिरावट हो सकती है और विदेशी निवेश में कमी हो सकती है। अब ये आयात कवर क्या है, देखिए हमारे पास जो भी आरबीआई के पास जो भी जो है फॉरेक्स रिजर्व है, तो उसमें क्या होता है कि फिर अगर जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि रुपए काफ़ी वीक हो गया है, तो आरबीआई के पास क्या है कि मान के चलिए $600 बिलियन का। तो पहले अगर उसका अनुमान था कि वो एक साल तक अगर हमारे पास हमारी ऐसी सिचुएशन है कि एक साल तक हम अगर रुपए और डॉलर आज के रेट में हम इंपोर्ट कर सकते हैं, इतना पैसे का भुगतान हम कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर रुपए कमज़ोर होता है तो फिर अभी वो 9-10 महीने आ गए, तो ये इसकी वजह से इस तरीके से आयात कवर हमारा जो है उसमें गिरावट होती है और इसकी वजह से विदेशी निवेश में भी कमी हो जाती है अगर रुपए में गिरावट हो रही होती है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये समग्रता जो है अर्थव्यवस्था भी उतनी उपयुक्त नहीं है जो पहले की स्थिति में थी, इस सामान्य स्थिति में थी। तो ये जानकारी थी। अब देखिए, जो न्यूज़ हमने पहले वाले आर्टिकल में कवर करी है उसी संबंधित नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है। तो यहाँ पर देखने वाली बात यहाँ पर ये है, इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं और उसका ट्रेंड वगैरह क्या है। अभी क्या है, न्यूज़ ये है कि भाई फॉरेक्स जो हमारा रिजर्व है वो करीब घटकर पहले $600 बिलियन प्लस में चल रहा था, वो $532 बिलियन हो गया है। और अभी इतना है कि इतना आयात कवर है जो 8-9 महीने के लिए रह सकता है, 8-9 महीने के लिए उपयोग किया सकता है। तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें फॉरेक्स रिजर्व में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है हमारे यहाँ पर, तो जो 88% है वो फॉरेन करेंसीज रखी गई हैं। जो आरबीआई का फॉरेक्स रिजर्व है कि संकट के समय में जो है हमारे पास इतना फॉरेक्स रिजर्व है कि अगर हमको कुछ इंपोर्ट करना है तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं, और भी तरीके से उसका उपयोग कर सकते हैं हालांकि। तो 88% फॉरेन करेंसी है, 7% स्वर्ण के भंडार के रखे गए हैं और आईएमएफ का 3.3% एसडीआर रखा गया है। एसडीआर में क्या है, ये एक एसडीआर आईएमएफ की करेंसी नहीं है बल्कि वॉस्केट ऑफ एक प्रकार का वॉस्केट ऑफ कमोडिटी है। अलग अलग जो 5 प्रमुख करेंसी हैं उनको इसमें रखा गया है, तो उसका 3.3% है। और आईएमएफ में 1% रिजर्व पोजीशन जो है, एक रिजर्व ट्रांस करके एक चीज़ होती है, उसको 1% रखा गया है। तो ये पूरा हमारा फॉरेक्स रिजर्व में ये चीज़ें शामिल हैं। इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कौन कौन सी चीज़ शामिल हो जाती हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। फिर हम जो विदेशी मुद्रा भंडार, इसकी संरचना और प्रबंधन की बात करें तो वो हमने यहाँ पर देख लिया है। हमारे यहाँ पर जो केंद्रीय बैंक है भारत का, आरबीआई है, वो विदेशी मुद्राओं आदि के रूप में रखी गई परिसंपत्तियाँ हैं। उसके पास जो विदेशी मुद्राओं और भी जो भंडार के तौर पर रखी गई हैं, ये उसका जो है एक प्रकार से विदेशी मुद्रा भंडार का निर्माण करता है। फिर इसके बाद इसमें जो बॉन्ड्स वगैरह होती हैं, ट्रेजरी बिल हैं, स्वर्ण भंडार है, आईएमएफ, वो सब भी इसमें शामिल हो सकते हैं, हमने ऊपर देख लिया। फिर जो अमेरिकी डॉलर है, यूरो है, ब्रिटिश पाउंड है, जापानी येन और चीनी युआन आदि कुछ अन्य विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां भी इसमें शामिल हैं जो एसडीआर की प्रमुख करेंसियों के तौर पर शामिल रखी की गई। फिर यहाँ पर भारतीय जो रिजर्व बैंक है, चूँकि वो भारत का केंद्रीय बैंक है, तो ये जो आरबीआई का जो मुद्रा भंडार है वो इसको 2 अधिनियम के माध्यम से जो है इसको कंट्रोल करता है। एक तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 है और दूसरा विदेशी मुद्रा भंडार अधिनियम 1999, इसके माध्यम से। अब भाई हमको विदेशी मुद्रा भंडार की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो मौद्रिक नीति में विश्वास को बनाए रखने के लिए, उसको उतार चढ़ाव या जो भी चीज़ें हो रही तो उसके लिए भंडार हमको बनाए रखने की जरूरत होती है। और मार्केट में जो रुपए डॉलर का जो मूल्य होता है, अगर उसमें उतार चढ़ाव आता है तो उस पर भी इस प्रकार से सीमित कंट्रोल उसमें किया जा सकता है, ये एक कारण है। इसके अलावा क्या है
विदेशी पूंजी प्रवाह में अचानक पैदा हुई अगर कोई भी प्रकार का तरलता का संकट आता है, कोई बढ़ जाता है, कम हो जाता है, उसको कंट्रोल किया सकता है और निवेशकों के विश्वास को हासिल करना होता है। देखिए आरबीआई का काम है या सरकारों का काम है कि भाई एक बैलेंस बना रहे, एकदम से उतार चढ़ाव ना हो, उतार चढ़ाव हो वो तो चलता रहे लेकिन एकदम से ना हो, तो वो बैलेंस बनाने के लिए भी काम आता है। फिर ये क्या है, सरकार को उसकी विदेशी मुद्रा की ज़रूरतों और बाह्य ऋण दायित्वों को पूरा करने में भी सहायक होता है, क्योंकि सरकार ने अगर विदेशों से कुछ उधारी ली है फिर सरकार ने टाइम पे नहीं चुकाया तो यहाँ से चुकाया जा सकता है। उसके अलावा क्या है, घरेलू वित्तीय प्रणाली के आघातों को, यहाँ पर हमारी वित्तीय अस्थिरता या कोई संकट का समय आ जाता है तो उससे हमारी रक्षा करने में भी सहायता करता है ये फंड। एक प्रकार के हम जैसे कि हम अपने पास भाई पैसे का रिजर्व रखते हैं, इसी तरीके से हमारे नेशन के लिए जो है, नेशन का जो बैंक है आरबीआई, उसने ये फंड बना के रखा। तो ये वाली बात हुई। फिर विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट के कारण के तौर पर बताया गया है, तो भाई रुपए की अपेक्षा जो डॉलर की जो दुनिया भर में क्या है, डॉलर जो अन्य करेंसियों की अपेक्षा उसको वो काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है, मजबूत हो रहा है डॉलर करेंसी, वो एक कारण है। तो यहीं पे ये बताया है कि भाई अमेरिकी जो डॉलर है ना, उसकी वजह से अमेरिकी डॉलर इंडेक्स के तौर पर उसको बोला जा रहा है कि अमेरिकी जो डॉलर है वो अन्य करेंसी की अपेक्षा काफ़ी मजबूत हो रहा है और उसके सापेक्ष जो दूसरी करेंसी हैं वो कमज़ोर हो रही। तो ये एक रीज़न है। इसके अलावा क्या है, विदेशी मुद्रा भंडार में आरबीआई का हस्तक्षेप है। अब आरबीआई क्या है, जब ये जैसे जैसे डॉलर रुपए का जो विनिमय दर है बिगड़ रही, तो आरबीआई क्या है कि डॉलर मार्केट में सप्लाई बढ़ाती है, तो इसकी वजह से भी, ताकि जो है रुपए जो है स्थिर रहे, उसकी वजह से भी कम हो रहा है। फिर उच्च पूंजी बाहिरवाह है, क्या है कि जो हमारे यहाँ पर जो पूंजी निवेश किया जाता है या जो भी पूंजी आई हुई तो उसका आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है, वो निकल के बाहर जा रही है। जैसे कि हमारे यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो वो है संस्थान है, एफ पी एफ आई आई, तो वो जो यहाँ से काफ़ी पैसा निकाल रही है उसकी वजह से भी कम हो रहा। और फिर दुनिया भर में जो संकट खड़ा हो, पहले कोविड-19 थी कि महामारी थी, और अब जो है ये रूस यूक्रेन युद्ध, इसकी वजह से भी हो रहा। फिर यहाँ पर कुछ और जो न्यूज़ है वो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने ये बताया है कि दुनिया भर में केंद्रीय बैंक ने 2022 की तीसरी तिमाही में रिकॉर्ड स्तर पर सोने की खरीदारी करी है। और भारत का जो आरबीआई बैंक है, इसने 2022 की तीसरी तिमाही पे ये सबसे बड़े जितने भी जो केंद्रीय बैंक की खरीदारी करी है उसमें तीसरे नंबर पर है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस प्रवृत्ति के कारण क्या है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं ये बैंक, तो क्या है, अभी आर्थिक अनिश्चितता का माहौल चल रहा है दुनिया भर में। ऐसा है कि भाई मुद्रास्फीति काफ़ी ज़्यादा है और ऐसा संकट चल रहा है कि आर्थिक मंदी वगैरह आ सकती है। तो सोना होता है कि भाई सोना हम खरीद के रखेंगे तो उससे कोई वो नहीं आएगा, नहीं तो क्या है, करेंसियों में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो सकता है, अलग अलग करेंसियाँ हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि हमने देखा कि फॉरेक्स जो रिजर्व है उसमें करेंसी का बड़ा योगदान है। सोना तो भाई हमारे पास एक सुरक्षित विकल्प है हमेशा, तो इसलिए वो है। फिर डॉलर का अधिमूल्यन है कि डॉलर का एप्रिसिएशन हो रहा है, उसकी वजह से भी ऐसा हमको देखने को, ये प्रवृत्ति देखने को मिल रही है। सोने के आयात का प्रभाव जो है चालू खाते में जो है, देखिए अब हम ज़्यादा से ज़्यादा सोना अगर इंपोर्ट करें तो फिर जो क्या है, हमको जो है, हमको करेंसी यहाँ पर हमारा आयात जो है निर्यात की अपेक्षा और ज़्यादा बढ़ेगा, तो यहाँ पर फिर वो क्या है, चालू खाते घाटे में बढ़ोतरी के तौर पे भी हमको यहाँ पर प्रतिबिंबित होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। अब यहाँ से हम जो भी नेक्स्ट न्यूज़ आइटम कवर करने वाले हैं वो ग्लोबल जो इंस्टीट्यूशन हो उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने जो जानकारी है वो आईएमएफ के बारे में है, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो यहाँ पे क्या है, न्यूज़ ये है कि हमारे जो भारत के वित्त मंत्री हैं उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय समिति को संबोधित किया था, और इस दौरान आईएमएफ ने कहा, आईएमएफ में की मीटिंग्स में कहा कि आईएमएफ को उभरते हुए और निम्न आय वाले देशों के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए। ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का ये सुर्खियाँ थी। अब हम आगे न्यूज़ देखते हैं। तो साथियों, अगर हम आईएमएफ की बात करें तो देखिए अक्सर हम ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं। तो आईएमएफ जो है इसे 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान सम्मेलन में स्थापित किया गया था, और ये जो विश्व बैंक समूह में शामिल होने के योग्य के लिए देशों को पहले आईएमएफ में शामिल होना चाहिए। ऐसे देश जो विश्व बैंक समूह में शामिल होना चाहते हैं, वर्ल्ड बैंक जो ग्रुप है उसमें शामिल होना चाहते हैं, तो उनको पहले देशों को आईएमएफ में शामिल होना चाहिए। इसकी उत्पत्ति इस प्रकार से हुई थी। इसका मिशन क्या था भाई, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना। देखिए जब भी किसी देश में जो है, जब वहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आ जाता है तो उसकी मदद के लिए फिर आईएमएफ का रोल आता है। हमने पाकिस्तान और अभी श्रीलंका में जो सिचुएशन है उसके लिए जो है पैसा आईएमएफ मुहैया कराएगा, ना कि वर्ल्ड बैंक, क्योंकि वर्ल्ड बैंक तो एक डेवलपमेंट बैंक है, तो वो डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड कराता है, और आईएमएफ जो मॉनेटरी संकट क्रिएट हो जाता है तो उसमें राहत प्रदान करने के लिए काम करता है। भारत भी इसका एक सदस्य है और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। फिर इसमें हम बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को बनाए रखने के लिए G20 के प्रयासों का भी समर्थन करता है, और G20 जो सदस्य देश हैं उनके साथ निकटता के साथ उसके साथ काम करता है, क्योंकि उसमें जो है दुनिया की ज़्यादातर जो बेहतर इकोनॉमी है उसमें शामिल है।
फिर इसकी कुछ रिपोर्ट आती हैं, दो रिपोर्ट आती हैं, एक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आता है और एक वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट यानी कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ये दो रिपोर्ट जो है आईएमएफ के द्वारा जारी करी जाती हैं। यहाँ पर अब हम आईएमएफसी की बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फाइनेंस कमेटी है, इसके बारे में बात करें तो ये जो कमेटी है ये 24 मेंबर से बनती है। इसमें जो आईएमएफ के 190 सदस्य उनके द्वारा चुने हुए व्यक्ति शामिल होते हैं और जो भी व्यक्ति शामिल होते हैं वो या तो संबंधित देश के केंद्रीय बैंक के जो गवर्नर हैं या मंत्री हैं या समान रैंक का कोई व्यक्ति, काफ़ी ऑफिशियल जो है, एक हायर लेवल का ऑफिशियल जो है उसमें शामिल होता है। 24 सदस्य चुने जाते हैं 190 में से और वो इस कमेटी के मेंबर होते हैं। और ये जो कमेटी होती है ये क्या करती है, तो ये आईएमएफ का जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होता है उसको सलाह देती है और रिपोर्ट करती है। एक प्रकार से कहने का मतलब उसके दूरगामी जो रणनीति है, दृष्टिकोण हो, उसको एक प्रकार से रेखांकित करने का काम करती है। बाकी जो है जो भी आईएमएफ के फैसले हैं वो तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के द्वारा ही लिए जाते हैं। देखिए एक प्रकार से यूरोपियन काउंसिल जैसा है, यूरोपियन काउंसिल जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं वो शामिल होते हैं, तो वो एक प्रकार से यूरोपियन जो कमीशन है और यूरोपियन पार्लियामेंट है उसके लिए एक प्रकार से दिशा निर्देश की तरह काम करती है लॉन्ग टर्म के लिए। फिर यहाँ पे क्या है, जो आईएमएफसी है उसके पास निर्णय लेने की कोई औपचारिक शक्तियाँ नहीं है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, और व्यवहारिक रूप से आईएमएफ के कार्यों और नीतियों को रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए ये इस प्रकार की भूमिका का निर्वहन करती है। इसकी जो मीटिंग है आईएमएफ की वो आमतौर पर साल में 2 बार आयोजित की जाती है और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है जो आईएमएफ का, को 2 मंत्री स्तरीय समितियों आईएमएफसी और डेवलपमेंट कमेटी के द्वारा सलाह दी जाती है। तो ये जानकारी हो गई। फिर यहाँ पर आईएमएफ से संबंधित विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्राइंग राइट्स की बात करी गई है। न्यूज़ ये है कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स है उसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने क्या है, अमेरिकी डॉलर और चीनी युआन के भारांश में वृद्धि की है। मैंने आप लोगों को बताया था कि एसडीआर में क्या है, यूरो है, उसके बाद अमेरिकी डॉलर है, यूरो है, चीनी युआन है, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड शामिल है। तो इसमें सबसे अधिक भारांश जो है वो अमेरिकी डॉलर को दिया गया है, सबसे कम भारांश जो है वो ब्रिटिश पाउंड को दिया गया है। तो इसमें जो है समय समय पर आईएमएफ इसकी मॉनिटरिंग करता है और दुनिया की जो टॉप 5 जो करेंसी हैं, विश्वासपात्र करेंसी हैं जिनमें ट्रेड होता है, तो उनको इसमें शामिल किया जाता है। और एसडीआर जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय एक प्रकार से आरक्षित परिसंपत्ति है। इसमें इन मुद्राओं का एक प्रकार से ये वॉस्केट की वैल्यू शामिल होती है। आईएमएफ के जो सदस्य देश हैं उनको इस संगठन में उनके सापेक्ष हिस्से के अनुपात में उसको आवंटित किया जाता है, एसडीआर कोटा दिया जाता है। फिर नेक्स्ट जो हमारे सामने न्यूज़ है वो विश्व बैंक समूह से संबंधित है, यानी कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप से। देखिए अक्सर हम वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, जब हम वर्ल्ड बैंक की बात कर रहे होते हैं तो उसमें वर्ल्ड बैंक ग्रुप की 2 संस्थाएं शामिल होती हैं। बाकी जो 5 संस्थाएं हैं उसको हम वर्ल्ड बैंक समूह बोल देते हैं। तो ये जो है वर्ल्ड बैंक समूह ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है और इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ साथ जुलाई 1944 में न्यू हैम्पशायर यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान की गई थी। आईएमएफ और विश्व बैंक को ब्रेटन वुड्स ट्विंस के रूप में भी जाना जाता है। वर्तमान में विश्व बैंक में 5 जो संगठन शामिल हैं। अगर हम इनकी बात करें बारी बारी से तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक जो है इसकी स्थापना 1944 में की गई थी और इसका काम क्या है, ये मध्यम आय वाले देशों को ऋण योग्य, निम्न आय वाले जो देश हैं उनको उधार देता है। फिर जो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1960 में की गई थी और यह सबसे गरीब देशों को ब्याज मुक्त ऋण और ग्रांट प्रोवाइड करता है। आईबीआरडी और आईडीए को मिलकर ही हम विश्व बैंक बोल देते हैं। उसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंस कॉरपोरेशन है, सॉरी कोष मैंने बोल दिया, कॉरपोरेशन है, उसकी स्थापना 1956 में की गई थी और यह सबसे बड़ा वैश्विक विकास संस्थान है जो कि विशेष रूप से निजी क्षेत्र पर केंद्रित है। इसके बाद क्या है, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी है, मीगा है। इसे 1988 में स्थापित किया गया था और इसका उद्देश्य है कि जो आर्थिक समृद्धि लाने के लिए आर्थिक समृद्धि लाने के लिए और गरीबी कम करने के लिए विकासशील देशों में एफडीआई को बढ़ावा देने का काम करता है। ये कौन सी एजेंसी, तो ये मीगा है। फिर आईसीएसआईडी है, निवेश विवाद जो इन्वेस्टमेंट होता है उसके में कोई विवाद जो उत्पन्न होते हैं तो उसके लिए निवेश विवादों के निपटान के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है इसे 1966 में स्थापित किया गया था और ये एक प्रकार से ऑर्बिट्रेशन का काम करता है। हालांकि भारत जो है वो आईसीएसआईडी का मेंबर नहीं है, बाकी चारों संस्थान का वर्ल्ड बैंक ग्रुप के मेंबर है। फिर इनके सदस्यों की बात करें तो इसमें बताया गया है कि आईबीआरडी में 189 मेंबर हैं, आईडी में 170, एग्जैक्टली नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, बस कैश होना चाहिए। आईसीएसआईडी में सबसे कम है और
सबसे ज़्यादा जो हैं वो हैं अपने 186 आईएफएससी में। आईएफएससी का फंक्शन क्या था कि ये जो वैश्विक विकास संस्थान है, जो विशेष रूप से निजी क्षेत्र में, जो निजी क्षेत्र की संस्थाएं होती हैं डेवलपिंग कंट्रीज की, उनको कैसे ऋण मुहैया हो, उनके लिए ये काम करता है। जैसे कि हमारे जो मसाला और महाराणा बॉन्ड जो हमने बात करी थी, उसके लिए जो आईएफसी है वो हेल्प करता है। फिर कुछ और जानकारी की बात करें तो इसके द्वारा जो वैश्विक वित्तीय और विकास रिपोर्ट है, ग्लोबल फाइनेंस एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वैश्विक रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट, ये जो है वर्ल्ड बैंक समूह के द्वारा जारी करी जाती हैं। फिर यहाँ पर कुछ और जानकारियों की बात करें साथियों, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट्स हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन है एक्सटर्नल सेक्टर यानी कि बाह्य विदेशी व्यापार सेक्टर से संबंधित, तो उनके बारे में हम देखते हैं। तो हमारे सामने यहाँ पर पहली जो कीवर्ड है वो है एंटी डंपिंग ड्यूटी, यानी कि डंपिंग रोधी शुल्क। तो देखिए न्यूज़ ये है कि भारत ने चीन, इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया से आने वाले जो स्पेशल ऑप्टिकल फाइबर के आयात को लेकर डंपिंग शुल्क लगा दिया है, डंपिंग रोधी जांच शुरू की है, ये न्यूज़ आया है। तो जो डंपिंग है या एंटी डंपिंग ड्यूटी है, ये एक प्रकार से डंपिंग रोधी शुल्क है, ये संरक्षणवादी शुल्क होता है। कि देखिए अगर किसी देश के द्वारा मान लो वही उत्पादन जो है ऑप्टिकल फाइबर के, यहाँ पर हम ऑप्टिकल फाइबर केबल की बात करें, मान लो भारत में वो पैदा हो रहा है और उसकी किसी यूनिट का कॉस्ट आ रहा है 1000 रुपये, और वो चाइना में भी कॉस्ट बन रहा है, मान लो चाइना में 990 आ रहा है, तब भी भारत या 1000 आ रहा है। अब वो यहाँ पर टैक्स वगैरह लगेगा, थोड़ा सा महंगा हो जाएगा, तो चाइना ने उसको जानबूझकर सब्सिडी दे के या कुछ ऐसे तरीके से उसको सस्ता बना दिया है, ताकि भारत के जो व्यापारी हैं उनको उनको जो है मार्केट में उनकी स्थिति कमज़ोर कर दी जाए, और ये जो विदेशी जो वस्तु है उसके यहाँ पे डंपिंग बढ़ाई जाए एक प्रकार से, उसके जो निर्यात को बढ़ाया जाए, वो विदेश के जो विदेशी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ। तो उसके लिए हम डंपिंग शुल्क लगाते हैं, और ये एक प्रकार से विदेशी आयातों पर लगाया जाता है। और जब आयात की कीमत उच्च बाजार कीमत या डंपिंग से कम प्रतीत होती है, मतलब कि जो बाजार की कीमत यहाँ पर हो सकती थी उससे कम प्रतीत होती है, कम रेट इसलिए रखा जाता है ताकि डंपिंग किया सकते, तो उस पर लगाया जा सकता है। और ये जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 है, इसमें इसके 1995 के नियमों के तहत डंपिंग एक अनुचित व्यापार प्रथा है, यानी कि वो एक प्रकार से लीगली नहीं है, उसको एक्सेप्टेड नहीं है, तो इसलिए उस पर रोक लगाई जाती है। और ये जो डंपिंग जो इसकी जांच करने से संबंधित जो संस्थान है वो है व्यापार उपचार महानिदेशालय, डीजीटीआर जो है, वो जो कि वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत एक शाखा के रूप में है, वो इसकी जांच कर रहा है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे सामने, वो भारत के लिए कॉम्पिटिटिवनेस रोड मैप, इंडियाज़ कॉम्पिटिटिवनेस रोड मैप। तो ये किसने जारी किया है, यही इन्फॉर्मेशन हमारे काम की है कि जो प्राइम मिनिस्टर के लिए इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसने जारी की है, और इसने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के सहयोग से इसको जारी किया हुआ है। तो यहाँ पर बताया है कि भाई जो समग्र हमारी उत्पादकता जो है, कॉम्पिटिटिवनेस क्या है उसके बारे में है। यहाँ पर थोड़ी सी एक और जानकारी है, किसी भी देश की जो प्रतिस्पर्धा होती है, कॉम्पिटिटिवनेस होती है, उस देश की समग्र उत्पादकता के इर्द गिर्द होती है, और उत्पादकता से आशय है मूल्य सृजन हेतु देश की परिसंपत्ति और उपलब्ध श्रम शक्ति को जुटाने संबंधी प्रविकारता। फिर नेक्स्ट जो न्यूज आइटम है यहाँ पर, वो विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक यानी कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स के बारे में है। तो इसको किसने जारी किया है, वो है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, इसने जारी किया है। फिर इसने क्या है कि भारत में एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के बीच सबसे तीव्र वृद्धि दर्ज करी है कॉम्पिटिटिवनेस के मामले में। इसमें भारत 43वें स्थान से 6 स्थान ऊपर आकर 37वें स्थान पर आ गया है। फिर एक और जो क्या है, ये जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है, ये वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस जो रिपोर्ट आती है, विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट आती है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, उससे ही अलग है। थोड़ी सा हम यहाँ पर विश्व आर्थिक मंच के बारे में भी देखें तो देखिए इसका स्थापना जो है, ये एक प्रकार का नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन है। इसकी स्थापना 1971 में की गई थी, और एक इंडिविजुअल पर्सन जो कि क्लाउस श्वाब द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड है। यहाँ पे क्या है, एक प्रकार का ये डिस्कशन फोरम है, दुनिया भर के अलग अलग क्षेत्र के लोग जो उनको बुलाया जाता है, इसमें डिस्कशन में हिस्सा लेते हैं। अगर कभी आप इसकी वीडियोस वगैरह देखेंगे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इसमें जो है जाके उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, डिस्कशन में हिस्सा लेते हैं। शाहरुख खान वगैरह हैं या और भी जो पर्सनैलिटी है वो भी इसमें जाते रहते हैं। अगर आप सदगुरु हैं जग्गी वासुदेव, वो भी वहाँ पर आप उनको देख सकते हैं। शायद शाहरुख खान है, और भी जो एक्टर वगैरह वहाँ पे उसमें जाते हैं और उसमें डिस्कशन में हिस्सा लेते हैं। गौतम अडानी है, मुकेश अंबानी या और भी जो किसी भी सेक्टर के जो इन्फ्लुएंसर लोग हैं वो यहाँ पर डिस्कशन में हिस्सा लेते हैं। इसका भाई उद्देश्य और एजेंडा है कि समाज के प्रमुख राजनीतिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक नेताओं को इसको शामिल करना है। इसका मिशन है वैश्विक स्थितियों में सुधार लाना है। इसका मोटो क्या है, नहीं है प्राइवेट, एक प्रकार का वो है एक प्रकार का
ये एक प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो उतने संभावना तो नहीं, लेकिन इसकी रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं। यूपीएससी ने पहले उस पर क्वेश्चन ही पूछा है, इसलिए हमारा देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका जो थीम है, मोटो है, एंटरप्रेन्योरशिप इन द ग्लोबल पब्लिक इंटरेस्ट। अब क्या है, आजकल बहुत सारी थीम की बात होती है, तो थोड़ा सा बड़े इंस्टीट्यूशन के मामले हम याद रख सकते हैं। भारत भी इसका एक सदस्य है। इसी कुछ रिपोर्ट जो आती हैं वो है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट यानी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है, वैश्विक जेंडर गैप रिपोर्ट जो आती है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आती है, फिर वैश्विक रिस्क रिपोर्ट आती है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट है, और हाल ही में जारी की गई ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक है, वो भी इसके द्वारा जारी किया जाता है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर जो नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है वो रूल्स ऑफ ओरिजिन से संबंधित है। तो देखिए, अक्सर ये रूल्स ऑफ ओरिजिन सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई ये किससे संबंधित है। तो ये क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में उससे संबंधित हो, उसमें एक प्रावधान होता है। देखिए क्या होता है, जो हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं तो उसमें जैसे कि मान के चलिए हमने ये फिक्स किया है कि भारत और जो यूएई के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, तो उसमें क्या है कि हमने कोई भी जो वस्तुओं का, विशिष्ट किस्म की वस्तुओं का हम जीरो टैरिफ में आयात निर्यात किया जाएगा या 5% में रखा जाएगा, और बाकी जो दूसरी कंट्री हैं उनसे हम ज़्यादा टैरिफ वगैरह लगाते हैं, ज़्यादा टैक्स लगाते हैं। तो उसमें क्या है कि रूल्स ऑफ ओरिजिन होता है कि भाई जो भी वस्तुएं हमारे यहाँ से आयात की जाएंगी या निर्यात की जाएंगी, तो उसमें करीब 35% 40% जो है वो आप ही के देश में बनना चाहिए। ऐसा ना हो कि पाकिस्तान अभी कंगाली के हाल में चल रहा है, पाकिस्तान की स्थिति ठीक नहीं है, तो पाकिस्तान अपनी वस्तुओं को डायरेक्टली वही भेजे और वो यहाँ पे बेचने लगे। उसमें करीब 35% 40% जो है रूल्स ऑफ ओरिजिन होना चाहिए, तभी हम ये इस एग्रीमेंट के दायरे में आएंगे, अदरवाइज उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क जो बोर्ड है उसने बोला है कि भाई जो सीमा शुल्क व्यापार समझौतों के तहत उत्पत्ति के जो नियम हैं, जिनको कैरोटार के तौर पर जाना जाता है, CAROTOR 2022 के तौर पे, तथा FTA के तहत उत्पत्ति के नियमों के बीच में अगर प्रावधानों के बीच में कुछ टकराव होता है तो FTA इसके ROA से संबंधित प्रावधान लागू होंगे। मतलब ये कैरोटार जो नियम है सीमा शुल्क वाले, और जो FTA के तहत रूल्स ऑफ ओरिजिन पे लेके कोई प्रॉब्लम होती है तो FTA के प्रावधान इस पर लागू किए जाएंगे। फिर FTA में शून्य रियायती, ये मैंने आपको बात बता दी है, बस यही जानकारी इस पर काम की थी। फिर यहाँ से अगर हम आगे बढ़ जाएं तो ये मैंने पूरी बात आपको सारांश बता दिया है, बस इतनी सी ध्यान रखनी है। फिर निर्यात आयात बैंक के बारे में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एग्जिम बैंक जो है, इसकी स्थापना क्या है कि जो निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981 के तहत की गई थी, और इसका जो मेन फंक्शन है वो है विदेशी वित्तीय संस्थान है, क्षेत्रीय विकास संस्थान बैंक है, संप्रभु सरकार है, और विदेशी समस्या जो संस्थान है उनको लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करता है। अब ये लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो ऋण से थोड़ी सी अलग होती है। जैसे कि मान के चलिए कि ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये एग्जिम बैंक है, इसने किसी इंस्टीट्यूशन है, कोई अल्फा इंस्टीट्यूशन करके उसको मान के चलिए 1000 रुपये का ऋण दिया, तो फिर उसको तो ऋण के साथ जो प्रिंसिपल भी लौटाना होगा, और 1000 करोड़ जो दिए हैं उसका जो है उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पर लाइन ऑफ क्रेडिट दी जाए, तो अगर 1000 करोड़ में से अल्फा करके जो संस्थान है उसने अगर 500 करोड़ रुपये ही खर्च किए हैं, तो जितना खर्च किया उस पर ही उनको जो है इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बाकी पर नहीं। तो ये लाइन ऑफ क्रेडिट हो जाती है। तो ये जो इसके बारे में न्यूज़ थी, इसका उद्देश्य क्या था, तो खरीदारों को आस्थगित जो ऋण है उनकी शर्तों पर भारत में विकासात्मक बुनियादी ढांचा परियोजना, उपकरणों, वस्तुओं, सेवाओं, कुल मिला के आयात निर्यात को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए स्थापना करी गई। जो निर्यात है उसको सपोर्ट करने के लिए, सहायता देने के लिए इस संस्थान की स्थापना करी गई थी। फिर एक पोर्टल है यहाँ पर निर्यात, उसका फुल फॉर्म है नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर ईयरली एनालिसिस। तो ये एक प्रकार का पोर्टल है। ये किससे संबंधित है, बस इसमें क्या है, जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो उसमें ये रियल टाइम जानकारी देगा, वन स्टॉप जानकारी, कि अगर भाई आपको इस बिजनेस में आना है, इस संबंधित कोई भी हितधारक है तो वो इस पर जाकर रियल टाइम डेटा देख सकते हैं। इसमें यह भी बोला गया है कि भाई इसमें 200 से अधिक देश हैं, उनका डेटा इसमें शामिल है, और आने वाले समय पे जिलेवार डेटा भी उपलब्ध होगा, ताकि कोई जो क्षेत्रीय व्यापारी हैं वो भी इसकी मदद से अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। फिर एक और पोर्टल है यहाँ पर इंडियन बिजनेस पोर्टल। तो इंडिया बिजनेस पोर्टल है, ये किस चीज़ के लिए बनाया गया है, तो देखिए यहाँ से जो है हमारा जो फॉरेन में एक्सपोर्ट होता है, तो विदेशी, यह जो निर्यातक है हमारे इंडिया के और वैश्विक जो खरीदार हैं उनको जोड़ने वाला एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और ये एक B2B प्लेटफॉर्म है, यानी वहाँ के कंज्यूमर नहीं, उससे बिजनेस जो है वो कनेक्टेड रहेंगे। और इसमें जो लघु एवं मध्यम उद्यम है, भारत के SME जो उद्यम है, निर्यातक हैं, कारीगर हैं, किसानों को अपने उत्पादों और नवीन बाजारों को पहचानने और विश्व स्तर पर उनकी बिक्री करने के लिए सशक्त करना है। ये जो भी संस्थागत जो हितधारक मैंने बताए, तो ये इसके माध्यम से क्या है, जो डायरेक्टली जो बिजनेसेस हैं जो यहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं उनसे डायरेक्टली वो कनेक्ट कर सकते हैं। इसको किसने डेवलप किया गया है, तो ये एक प्रकार से फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने विकसित किया हुआ है। ये जानकारी थी।
फिर यहाँ पर आरबीआई की एक रिपोर्ट है, मुद्रा और वित्त रिपोर्ट। तो ये आरबीआई के द्वारा जारी की गई थी। कुछ आउटकम इसमें ये बोला गया है कि कोविड-19 के कारण जो संकट आया था उसके उभरने में करीब हमको 12 साल लग जाएंगे। बैंकों की क्या है कि जो पूंजी समावेश करने से बैंकों में जो पूंजी जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात है उसमें सुधार करने में मदद मिली है। जो बैंकों को वो जो है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जो पूंजी समावेश किया गया था या पूंजी जो है एक प्रकार से इनकॉर्पोरेट की गई है। फिर परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के बारे में बताया गया है कि उनके द्वारा वसूली की हाल की राशि में हाल के वर्षों में कम हो गई है। यह हालांकि 2020-21 में 41% हो गई थी। फिर इसके बाद रिवर्स करेंसी वार है। तो करेंसी वार और रिवर्स करेंसी वार, तो हालिया वर्ष में हमने साल भर न्यूज़ में क्या देखा है कि अमेरिकी जो फेडरल रिजर्व है उसने अपनी जो है कठोर मनी पॉलिसी अपनाई है, टाइट मनी पॉलिसी अपनाई है। उसकी वजह से क्या है कि अन्य जो मुद्राएं हैं वो कमज़ोर हो गई हैं। तो जब कोई भी देश या अपने निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए स्वयं ऐसा करते हैं तो इसे मुद्रा युद्ध या करेंसी वार के तौर पे जाना जाता है। अब इसके विपरीत जो किया जाएगा वो रिवर्स करेंसी वार हो जाएगा। तो इसके विपरीत में क्या है कि डॉलर के मुकाबले अन्य जो मुद्राओं के कमज़ोर होने के, कच्चे तेल का आयात भी महंगा हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप देश अब यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहे हैं कि उनकी मुद्रा डॉलर के मुकाबले का कम मूल्यह्रास हो। तो जब ये उपाय किए जाएंगे कम मूल्यह्रास के लिए तो वो रिवर्स करेंसी वार हो जाएगा। तो ये करेंसी वार और रिवर्स करेंसी वार, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, कीवर्ड काम आ सकता है। फिर ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में यहाँ पर न्यूज़ है। तो यहाँ पर न्यूज़ ये है कि हमारे यहाँ के जो जानकार निवेशक हैं वो एलआरएस जो स्कीम है, उदारीकृत प्रेषण सुविधा जो स्कीम है, इसके साथ विदेशों में क्रिप्टो करेंसी पर दाव लगाने के लिए ओडीआई मार्ग का उपयोग कर रहे हैं। ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इंडियन इन्वेस्टर जो है एलआरएस जो लिबराइज रेमिटेंस स्कीम है इसका फायदा उठाकर इसका उपयोग कर रहे हैं। तो ओडीआई जो है वो भारत के बाहर एक कोई भी अगर कोई उद्यम है, कोई जॉइंट उद्यम है या पूर्ण स्वामित्व वाली कोई सहायक कंपनी है, उसमें स्वचालित मार्ग या अनुमोदन मार्ग के तहत एक किया गया निवेश कहलाया जाता है, वो कहलाया जाता है हमारा ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इसका उपयोग जो है हमारे यहाँ के निवेशक क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करने के लिए कर रहे हैं। ये भारतीय पक्षकारों की ऐसी विदेशी इकाइयों में निवेश करने की अनुमति नहीं है, हालांकि इसके तहत जो रियल एस्टेट व्यापार गतिविधि में संलग्न हो और भारतीय रुपये से जुड़े वित्तीय उत्पादों को पेशकश करते हों उस क्षेत्र में जो है अनुमति नहीं दी गई है। पात्रता के बारे में बात करी गई है कि कोई भी कंपनी जो है संसद के अधिनियम के तहत निर्मित कोई निकाय जो है इंडिया में स्थापित किया गया, भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के तहत पंजीकृत साझेदारी फर्म है, सीमित देता भागीदारी एलएलपी अधिनियम जो 2008 के तहत पंजीकृत एलएलपी तथा उदारीकृत प्रेषण सुविधा के तहत निवासी व्यक्ति हैं, वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारे सामने वो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम से संबंधित है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की बात करें तो हम वैसे ऊपर ही हम इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं। यहाँ पर न्यूज़ ये है कि इसने $6 बिलियन का एक वैश्विक खाद्य सुरक्षा मंच लॉन्च किया हुआ है। इसका उद्देश्य है कि निजी क्षेत्र की क्षमताओं को मजबूत करना और खाद्य उत्पादन में मदद करना है। ठीक है, वैश्विक खाद्य जो संकट उत्पन्न हुआ है उसमें एक प्रकार से लचीलेपन लाने के लिए, सुधार करने के लिए काम करता है। और AIFC को हमने ऊपर भी देख लिया कि 1956 में इसकी स्थापना करी गई थी। ये विश्व बैंक समूह का एक सदस्य है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और ये उभरते बाजारों में निजी क्षेत्र पर केंद्रित है। निजी क्षेत्र पर जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ावा देने के लिए काम करता है, उसके डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ा वैश्विक वित्तीय संस्थान है वर्ल्ड का। फिर यह विश्व बैंक के दोहरे लक्ष्यों, अत्यधिक गरीबी को समाप्त करना और साझा समृद्धि को बढ़ावा देने की प्राप्ति उनका समर्थन करता है। IFC की अन्य शाखाओं के बारे में बात करें तो IBRD इसमें शामिल है, IDA शामिल है, मीगा शामिल है और ICSID या वाशिंगटन कन्वेंशन शामिल है। भारत उपयुक्त में से ICSID का जो छोड़कर सभी का मेंबर है। तो देखिए अभी हम इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। आज ही मेरा प्रयास होगा कि मैं ज़रूर इसका दूसरा पार्ट जो है बना के अपलोड करूं और हम जल्दी से 2-3 वीक में जो है इस मंथ के एंड तक हमारे जो चारों सेगमेंट हैं IR, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट, इनके हम कवर कर लें इन्फॉर्मेशन। फिर हमारे पास टाइम रहेगा तो बाकी के सेगमेंट भी हम कवर करेंगे। तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगता है तो आप अपने और साथियों के साथ साझा कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।